यादवों ने इतना योगदान दिया है, इतना कुछ किया है, एक इतना बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। हम बात करेंगे तो अगर क्रेडिट की तो राजा पोरुष की बात करेंगे, जिन्होंने सिकंदर को इस हिंदुस्तान में आने ही नहीं दिया। आपने रेजांगला की बात की, शौर्य की बात की, वफादारी की बात की, बहादुरी की बात की, और यादवों में ये कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आज के समय में एक चीज देखने को मिलती है कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी वफादारी होने के बाद भी शक के दायरे में आ जाते हैं। सैकड़ों हजारों सालों से एक खास वर्ग ऐसा है जो पिछड़े वर्ग को और उससे भी नीचे दलित वर्ग को, इन वर्गों को वो हमेशा नीचे दिखाने की प्रयास करता है। खास मानसिकता के साथ मानसिकता के साथ उनकी इमेज को डैमेज करते हैं। जी। चाहे वो अच्छा काम करेंगे तो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। ग्वालों से जोड़ दिया जाता था। ग्वालों से जोड़ दिया जाता है, गोबर करो, गाय पालो। कुछ लोग उनको अपमानित करने के लिए उनको दबंगई कह देते हैं या कोई बाहुबली कह देते हैं, लेकिन ये यादवों के नेचर में है कि वो इस सोसाइटी में बिग ब्रदर की भूमिका अदा करता है। आज भी देखा जाता है कि अगर पड़ोसी भी लड़ रहा है तो वो जाके वहाँ सोल्यूशन ही प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, जब मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उस मंडल कमीशन में उन्होंने कहा कि मोटे तौर पे तकरीबन 63-65% ओबीसी देश में है। पर चूंकि जो सटीक आंकड़ा है वो तो जातिगत जनगणना के बाद ही सामने आएगा। हकीकत तो यही है कि सेंसस अगर हमें पता चलेंगे तो उसी आधार पे पता चलेंगे, और वही हम करवा नहीं पा रहे हैं। वो चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई सा भी आरक्षण हो, उन सब के खिलाफ कई सारे फैसले जानबूझ के किए गए, और उन्हीं फैसलों का हवाला दे करके और लगातार पीछे धकेला जा रहा है। वो यादव नेता अपनी जाति के आधार पर चुनाव तो जीत कर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के एजेंडे को पहले फॉलो करते हैं, यादवों के एजेंडे को भूल जाते हैं। ये एज पर नीड हो गया, जैसे कि खाने में नमक स्वादानुसार, वैसे ही हमें सियासत में यादवों के अधिकारों की बात स्वाद के अनुसार, फायदे के अनुसार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाओ, और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ताकतवर बनो। ये यादव महासभा का एजेंडा है, और इसी एजेंडे को लेकर के रेजांगला शहीदों की पवित्र मिट्टी की कलश यात्रा पूरे देश में जा रही है, जो अनेक आयामों से हम यादवों और ओबीसी को खड़ा करेंगे। हो सकता है अहीर रेजिमेंट की मांग फिर हमारे यादव प्रधानमंत्री ही पूरा करें। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो यादवों का योगदान सबसे ज्यादा दिखाई देता है। चाहे योद्धाओं की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे सामाजिक बदलाव की बात हो, हर जगह यादवों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि योगदान इतना जरूर है, लेकिन उसका सम्मान उतना नहीं मिला है। ऐसे में अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिसके जरिए यादवों के योगदान को समाज के सामने रखा जाए, यादव समाज के जो युवा हैं उन्हें जागरूक किया जाए, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। आज हम बात करेंगे यादवों के योगदान को लेकर, रेजांगला को लेकर, और अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से शुरू की जा रही कलश यात्रा को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय यादव महासभा के जनरल सेक्रेटरी दिनेश यादव जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है सर कि यादवों ने इतना योगदान दिया है, इतना कुछ किया है, एक इतना बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। देखिए, यादव पौराणिक काल से ही शौर्य, बहादुरी और न्याय का प्रतीक है जी। उसकी फितरत में है। वो बुरी बात के लिए लड़ना चाहता है और अच्छे को आगे बढ़ाना चाहता है। जी। जहाँ तक क्रेडिट की बात है, देखिए, क्रेडिट तो आज सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो आध्यात्म की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण को है, जिन्होंने गीता
का व्याख्यान इस दुनिया को दिया है। बिल्कुल। हम बात करेंगे तो अगर क्रेडिट की तो राजा पोरुष की बात करेंगे, जिन्होंने सिकंदर को इस हिंदुस्तान में आने ही नहीं दिया। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। राव तुलाराम जी हैं जी। अनेकों उदाहरण हैं। तमिलनाडु के अलगू मत्थु, राजा अलगू मत्थु हैं। ही इज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अनेक लोग ऐसे लोग हैं। खैर, यादवों का शुरू से अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रवृत्ति है, और वही प्रवृत्ति आज चाहे आज समाज में ले लीजिए, समाज में उनको बड़े भाई के रूप में माना जाता है। कुछ लोग उनको अपमानित करने के लिए उनको दबंगई कह देते हैं या कोई बाहुबली कह देते हैं, लेकिन ये यादवों के नेचर में है कि वो इस सोसाइटी में बिग ब्रदर की भूमिका अदा करता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा भारतीय सेना की। जी। भारतीय सेना में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, चाहे आप चाइना से 1962 का युद्ध ले लीजिए, चाहे आप 71 का बांग्लादेश का आज़ाद कराने का पाकिस्तान से युद्ध मान लीजिए। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं अनगिनत, जिसमें यादवों ने अपने शौर्य से सारे देश को प्रभावित किया है और भारतीय सेना को विजय दिलाने का प्रयास किया। मैं आज यहाँ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ रजांगला के युद्ध का। जी। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध शुरू हुआ, तो 18 नवंबर 1962 को रजांगला एक पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर -35 -40 का टेम्परेचर रहता है, और वहाँ 120 सैनिक तैनात थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो सारे यादव थे। सामने से चाइना ने अटैक कर दिया और उनके सैनिकों की संख्या लगभग 2400-2500 के आसपास थी, और पूरी तरह हथियारों से लैस थे। भारतीय सेना के पास में कोई हथियार नहीं था, गोला बारूद ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ पोस्ट से नीचे वायरलेस किया कि भाई सामने से करीब 2500 सैनिक आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास गोला बारूद नहीं है, तो आप हमको वहाँ से रसद भिजवाइए। नीचे से उनको कहा गया हुक्मरानों ने कि आप पोस्ट को छोड़ के आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, हमारे पास में हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है, और आपकी जितनी संख्या है उससे आप उन 2500 सैनिकों का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि वो सारे सैनिक यादव थे, तो उनको लगा कि अगर हम इस पोस्ट को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे गांव में, हमारे समाज में हम किस मुंह से जाएंगे। आत्मग्लानि का एहसास हुआ। आत्मग्लानि का उनको एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम या तो मारेंगे या मर जाएंगे, लेकिन लड़ाई हम करेंगे। यादवों के खून में भी है कि बाप दादाओं का नाम नहीं डूबना चाहिए। जब ही तो मैंने कहा ना कि यादव हमेशा अपनी इज्जत और आन बान शान के लिए माना जाता है। बिल्कुल। तो युद्ध शुरू हो गया। उन सैनिकों के पास में कोई गोला बारूद नहीं था, सिर्फ राइफल की बटें थी जो लोहे की होती हैं, चाकू की तरह, जिसको संगीन भी बोला जाता है शायद। तो उन चीनी सैनिकों पे वो यादव टूट पड़े और उन राइफल की बटों से और राइफल से जैसे लाठियों से वार करते हैं वैसे, पत्थरों से, और कुछ को कुश्ती की तरह पटक पटक के उन्होंने चीनियों को मारना शुरू कर दिया। और चीनी सैनिकों का मनोबल टूट गया और वो लोग वहाँ से वापस चले गए। कुल मिलाकर ये लड़ाई रसद से नहीं, मानसिक तौर पे लड़ी गई
और अपने शौर्य और अपने होशो हवास से लड़ी गई। मैं आपको यहाँ एक बड़ी शान की बात बता दूं जी। कि दुनिया में जहाँ भी आर्मी की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और कोई कंट्री हो, और चाहे वो चाइना हो, वहाँ भी बैटल ऑफ रोजांगला का चैप्टर पढ़ाया जाता है। चाइना में पढ़ाया जाता है मनोबल को मजबूत करने के लिए। और उसका पढ़ाया यूँ जाता है कि ये समझाने के लिए कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हौसले से भी जीता जा सकता है। तो ये बड़े हौसले के साथ यादव सैनिकों ने किया। और आप बदकिस्मती मान लीजिए, क्योंकि 18 नवंबर को ये युद्ध हुआ, उस समय बर्फ़ बहुत ज़ोर से गिरने लग गई थी और केवल उनमें से 3-4 सैनिक जिंदा रहे। उनको भी सूचनाएं लेके नीचे पोस्ट पे भेजा गया था कि भाई आप रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती जाए। तो वही जिंदा रहे, बाकी सब वहीं शहीद हो गए। और विडम्बना ये रही कि उसके बाद बर्फबारी हो गई और उनकी लाशें सब बर्फ में दब गई। पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिले। भारतीय सेना ने सोचा कि वो उन सैनिकों को चीनी सैनिक बंदी बना के ले गए अपने साथ, और यही मान करके उनको युद्ध बंदियों की श्रेणी में डाल दिया गया। अप्रैल के महीने में जब वहाँ बर्फ़ पिघलती है और एक चरवाहा जब उस जगह से गुजरा तो बर्फ़ पिघली, तो उसने देखा कि वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं। फिर नीचे इन्फॉर्म हुआ कि भाई वहाँ लाशें हैं। तो उस समय के जो फोटोग्राफ्स वगैरह बताते हैं कि जैसे बिल्कुल राइफल का निशाना लगाते हुए उसको गोली लग गई, वो मर गया, और वैसे के वैसे दफन था, सेम पोजीशन में। तो ये बड़े शौर्य का युद्ध था और यादवों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। एक उदाहरण बना दिया कि युद्ध हौसले से ही जीता जाता है, ना कि हथियारों से। आपने रेजांगला की बात की, शौर्य की बात की, वफादारी की बात की, बहादुरी की बात की, और यादवों में ये कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आज के समय में एक चीज देखने को मिलती है कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी वफादारी होने के बाद भी शक के दायरे में आ जाते हैं। देखिए, यादव, हालांकि बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। यादव कभी शक के दायरे में नहीं आता है। शक का मतलब तो ये होता है कि उसको किसी देश विरोधी कार्य के लिए लोग देखें। हाँ, यादव है वो दबंगई के रूप में जरूर माना जाता है, उनकी गलत इमेज पोर्ट्रेट की जाती है। मैं इसमें आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यादव ही नहीं, कई सैकड़ों हजारों सालों से एक खास वर्ग ऐसा है जो पिछड़े वर्ग को और उससे भी नीचे दलित वर्ग को, इन वर्गों को वो हमेशा नीचे दिखाने की प्रयास करता है। खास मानसिकता के साथ उनकी इमेज को डैमेज करते हैं। चाहे वो अच्छा काम करेंगे तो भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, क्रेडिट नहीं मिलता, उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता है। अब जैसे इस सोसाइटी में चाहे यादव तमिलनाडु में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, आप कहीं भी चले जाइए, सोसाइटी में यादव ऑलवेज बिग ब्रदर के रोल में रहता है। ज़्यादा बड़ी बात क्या करना, लालू यादव या मुलायम सिंह को देख लो, उन्होंने हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाई राजनीति में, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मानसिकता के तहत उनकी छवि को डैमेज करने की कोशिश होती ही रहती है। वो मैंने आपको बताया ना कि एक खास वर्ग है जो नहीं चाहता है कि यादव, मैं आपको यहाँ एक बात अपडेट कर देना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा अगर वोट बैंक है तो वो यादव है जी। हमारे यादव महासभा के सर्वे के मुताबिक हम तकरीबन 193 सीटों पर 25% से ज़्यादा है, 25% ज़्यादा, लेकिन उसके मुकाबले बराबर का हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। अब तक नहीं मिला है।
मैक्सिमम जो सीटें रही हैं हमारी यादवों की वो 34 रही हैं। 34 से ज़्यादा लोकसभा के सांसद कभी नहीं रहे, जबकि जितनी संख्या है उतनी संख्या को अगर देखा जाए तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं किसी एक को भी दोषी नहीं मानता हूँ, बिल्कुल सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देनी चाहिए। इसी बात पे जोर देते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव और लालू यादव भी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जातिगत जनगणना की भी मांग शायद यहीं से निकली। ये बिल्कुल ठीक है, ये नारा आज भी है, ये नारा आज भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो ये बिल्कुल न्याय संगत मांग है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 193 लोकसभाओं में तकरीबन 25% से ज़्यादा हैं। तो अब ये हमको चाहिए कम से कम हर पॉलिटिकल पार्टी को 100 टिकट तो कम से कम यादवों को दे लोकसभा में। बिल्कुल सही बात है। अगर 100 टिकट देंगे तो हमको लगेगा कि हमको हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी टिकटें कम से कम करती जा रही हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुख का और बड़ी घबराहट होती है इस बात से। और अभी जो हमारा मिशन है, जो कलश यात्रा अभी निकालने जा रहे हैं जी, रिजांगला की शहीदों की पवित्र मिट्टी की कलश यात्रा है, वो सारे देश में भ्रमण करेगी। उसका ये भी मकसद है, हमारा पहला जो दिखाने वाला मकसद तो उसमें यही है कि हमको अहिद रेजिमेंट बननी चाहिए। दूसरा हमारा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम जातिगत जनगणना इसलिए चाहते हैं कि हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टी जानती है इस बात को कि यादवों की संख्या देश में कितनी है, किस लोकसभा में कितनी है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो वो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं टिकट मांगने वाले, उनको वो उनके साथ छल कर देते हैं कि स्वीकार्यता नहीं होती है। तो इस कलश यात्रा का तो हिडन जो एजेंडा है वो ये भी है कि यादवों को हम राजनीतिक रूप से जागरूक करें। अच्छा, जो यादव युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, या फिर अलग अलग विभागों में देखा जाए तो उसमें बड़ी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन अपनी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उन्हें भी बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश होती है। तो इसको लेकर के अपना ये इस कलश यात्रा से क्या संदेश निकलेगा? देखिए, जो आपने बात कही बहुत पीछे धकेला जाता है, चाहे आईटी सेक्टर ले लो, चाहे बिजनेस में ही ले लो। हाँ, बिल्कुल सही बात। और चाहे बुरा मत मानना, आपका जो मीडिया सेक्टर है इसमें भी दोषी तो है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई यादव जो पत्रकार जो बहुत ही मेधावी और बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़ा गहरा लिखने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे से यादव लगाना छोड़ दिया। जब मैंने पूछा उनसे, बड़े नाम नहीं लूँगा, बड़े एनडीटीवी के भी बड़े पत्रकार रहे हैं, तो मैंने कहा यादव क्यों नहीं लगाते हो? फिर बोले कि यादव लगाते थे, लेकिन तब हमको मानते थे कि हम तो, हमारे अंदर बुद्धि तो है ही नहीं, हमको लिखना भी नहीं आता। ग्वालों से जोड़ दिया जाता था। ग्वालों से जोड़ दिया जाता है, गोबर करो, गाय पालो। और जब से हमने यादव लगाना छोड़ दिया तो लोग समझते हैं कि हम शायद कायस्थ हैं, लोग समझते हैं कि हम कुछ और हैं। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली लड़ाई हो जाती है। तो किसी बुद्धिजीवी जाति से हैं। तो आज मैं अपनी स्थिति में बड़ा अच्छा पत्रकार हूँ और एनडीटीवी में मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो ये तो सब जगह है। लेकिन सर, एक सवाल उठता है कि मतलब किसी खास पहचान के लिए, किसी खास अटेंशन के लिए आप अपने सरनेम को ही हटा दें, तो ये तो एक तरीके से, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से पैदाइश को बदलने वाला हाल हो जाता है।
देखिए, मरता क्या नहीं करता। ये भी बात सही है। अगर किसी को उसके प्रोफेशन में आगे बढ़ना है और उसको लग रहा है कि नाम के पीछे यादव होने की वजह से मुझे धकेला जा रहा है, तो करता है। बिल्कुल मजबूरी है फिर। कई ऐसे पौराणिक उदाहरण है कि कई योद्धाओं ने अपनी मजबूरी में पहचान छुपाई। अर्जुन को ब्रह्मण लाला बन के रहना पड़ा। रहना पड़ा, बिल्कुल जबकि उससे बड़ा कौन धनुर्धर था और योद्धा था। बिल्कुल सही बात। तो ये है, मजबूरियां हैं, और इन सब मजबूरियों से ऊपर उठाने के लिए, देश में स्वाभिमान का वातावरण बनाने के लिए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है यादवों की, उसको हम ये भरोसा दिलाने का प्रयास करेंगे कि यादव होने से पीछा धकेले जाने वाला जो समय है वो अब निकल गया है। अब खुद खड़े हो जाओ, अपने दम पे खड़े हो जाओ और अपने दम पे प्राप्त करो। सही बात है। अगर खुद की पहचान हासिल करनी है तो चोट भी आपको खुद ही करनी होगी। खुद ही करनी। और जब चोट आप करेंगे तो फिर आवाज भी होगी और आवाज सुनी भी जाएगी। अब मेरा जब वो आवाज होगी जी तो इतनी विकराल होगी कि उस आवाज के नीचे सारा देश दब भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दब सकता है। और जिस तरीके की हमारी भागीदारी है, अगर उस भागीदारी को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमारी जो पहचान जो दबाई जा रही थी वो उस पहचान में उभर कर सामने आएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अपनी कलश यात्रा जो निकाली जा रही है, ये कलश यात्रा कौन कौन से राज्यों में होगी और कहां से शुरुआत होगी और अंतिम पड़ाव क्या होगा इसका? देखिए, इसकी जो शुरुआत है, मैं अभी आपको एग्जैक्ट नहीं कह सकता। कल मीटिंग है हमारी, जी जी, उस मीटिंग में डिसाइड होगा। ओवरऑल तो बता सकते। लेकिन ओवरऑल अभी ये है कि हम शायद इसको 12-13 अप्रैल से यहाँ बिहार से इसको शुरू करेंगे। ओके तो पहला राज्य बिहार रहेगा। जी। बिहार से हम इसको बंगाल लेके जाएंगे, बंगाल से झारखंड आएगी, झारखंड से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। ये इस तरह से हमने इसका पूरे देश का रूट मैप बना लिया है जी। और उसी रूट मैप के अनुसार अब ये यात्रा चलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये हर गांव में जाए जहां यादव निवास करता है, उनकी बात भी हम सुनेंगे और महासभा भी अपनी बात कहेगी। कुल मिला के देश के यादवों को एक खड़ा करने का मिशन है। एक बैनर के तले सारे इकट्ठे हों। एक बैनर के नीचे ही तो हैं। ऑल इंडिया यादव महासभा, जिसको हिंदी में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा कहा जाता है, यादव महासभा इज अम्ब्रेला ऑफ यादवास। ये तमाम देश के, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपको यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ कि यादव महासभा को 100 साल पूरा हो गया है। 1924 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था जी। और हालांकि शुरू ये 1912 से ही है। 1912 से इसकी मीटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नागपुर में हुआ था, वो 1924 में हुआ था। तो ये 100 साल पुराना संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पुराना संगठन है। तो चूंकि इस पूरे देश में यादवों को इकट्ठा करना और महासभा की छतरी के नीचे लाना एक बड़ा मुश्किल का काम था जी। क्योंकि देश में हर जो यादव है वो यादव नहीं लगाता है। ये अलग अलग सरनेम बड़ी समस्याएं हैं। जैसे उड़ीसा में, अकेले उड़ीसा में 51 सरनेम से यादवों के, यादवों आपके
बिहार में 10-12 सरनेम हैं, बिल्कुल। बंगाल में भी सरनेम अलग हैं। तो उनकी पहचान करना, और चूंकि यादव, अहीर, गोप, ग्वाल इस नाम से पूरे देश में ही जाने जाते हैं। जैसे तेलंगाना, साउथ जो है वहाँ गोला के नाम से जाना जाता गोला है। के नाम से। गोला मतलब ग्वाल, गोप। तो वो अपने आप को सब श्री कृष्ण के वंशज मानते थे, लेकिन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम यादव महासभा ने किया है। तो मैं हमारे जो बुजुर्ग हैं थे जिन्होंने महासभा को शुरू किया और सारे यादवों को एक सूत्र में बांधा, मैं उन सबको सलूट करता हूँ। और उन्हीं का परिणाम है कि आज देश का बच्चा बच्चा यादव इस यादव महासभा से जुड़ा हुआ है और इसके निज़ाम को मानता है। अच्छा, एक बात अगर की जाए भगवान श्री कृष्ण से लेकर अब तक के मौजूदा हालातों तक, यादव हमेशा संघर्षों से जूझता रहा और जहां भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिए वहां सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम करता रहा। लेकिन बावजूद इसके अगर मौजूदा सियासी परिदृश्य देखा जाए या सामाजिक ताना बाना देखा जाए, तो कहीं ना कहीं बार बार वही सवाल हमारा वही रिपीट हो जाता है बार बार कि सवाल उठता है मानसिकता पर, सवाल उठता है जजमेंटल सिचुएशन पर। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो यादव है वो अन्याय के विरुद्ध है। आज भी देखा जाता है कि अगर पड़ोसी भी अगर लड़ रहा है तो वो जाके वहां सोल्यूशन ही प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, अन्याय के विरुद्ध है, न्याय के साथ है जी। तो जब जब भी पौराणिक काल से लेकर के आज तक भी जहाँ अन्याय होता है वो वहाँ उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि अब ये सतयुग तो है नहीं, जी बिल्कुल सही बात। कलयुग है। जी। अब कलयुग में तो जो अन्याय करने वाला है वो ज़्यादा सोर्सफुल होता है। बिल्कुल सही बात है। न्याय करने वाला को तो बड़ा तुच्छ समझ लिया जाता है, तो न्याय की बात करता है। और अन्याय की बात करता है वो आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाता है, दूसरी भी ताकतें उसके पास आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज कई एग्ज़ाम्स में जिसमें अपना यूपीएससी भी है, स्टेट्स की जितनी भी सर्विस कमीशंस हैं, वहाँ से लेकर के और दूसरी अन्य चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, सब जगह पर यादवों को पीछे धकेलने का प्रयास किया जाता है, लगातार दिखाई देता है। और ये बड़ा अन्याय और क्रूरतापूर्ण होता है। मनोबल टूटता है बच्चों का जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब इस तरीके की स्थितियां देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेहनत करने का फायदा क्या है, और इसी वजह से फिर हम पीछे रह जाते हैं। यही बात हम बात करते हैं जब भी ओबीसी के आरक्षण और ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियों की जब बात हम करते हैं तो यही सारी बातें सामने आती हैं। पूरे देश में आप किसी भी सर्विस में चले जाइए, आपको लाखों का बैकलॉग मिलेगा। बिल्कुल। और बड़े षड्यंत्र के साथ किया जाता है। भाई, आप जब तक किसी कोई यूनिवर्सिटी है मान लीजिए, अब उसमें आप 10 पोस्ट निकालोगे तब ना रिजर्वेशन मिलेगा ना। बिल्कुल। कि ये एससी का है इतना परसेंट, 10 में से ही तो परसेंटेज बटेगा। बिल्कुल। जब आप 3 पोस्ट निकाल रहे हो जबकि आपको ज़रूरत है 7 पोस्ट की, मान लीजिए 7 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लेने, 10 लेने, तो आपने 3 का निकाल दिया। अब 3 में चूँकि आप कहेंगे कि इसमें रिजर्वेशन बट नहीं सकता, तो जो बच रहा है उसको हम बैकलॉग में डाल देते हैं और 3 सवर्ण कास्ट के लोगों को ले लिया जाता है। इसके लिए दोषी कौन नजर आता है? अब देखिए, दोषी तो हम ही हैं, ज़्यादा भी है। हमारे अधिकारों का ही हमें पता नहीं है, क्योंकि हम हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। करते थे लेकिन अब छोड़ दिया है। वो संघर्ष, उस समय का संघर्ष दूसरा था। तब हथियारों का संघर्ष हुआ करता था, तो उसमें तो हम आज भी आ गए हैं। लेकिन ये जो चालाकियों का संघर्ष है जी, इस संघर्ष में हम पीछे रह गए। लेकिन सच में तो जो दोषी है वो सिस्टम है। सिस्टम। और
कई न्यायपालिकाओं के फैसले ऐसे हो रखे हैं जो आरक्षण के खिलाफ हैं। जी। क्योंकि मैं न्यायपालिका है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता, सम्मान करते हैं न्यायपालिका का। लेकिन वो चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई सा भी आरक्षण हो, उन सब के खिलाफ कई सारे फैसले जानबूझ के किए गए हैं और उन्हीं फैसलों का हवाला दे करके और लगातार पीछे धकेला जा रहा है। हम जातिगत जनगणना की बात क्यों करते हैं कि जब मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जी। उस मंडल कमीशन में उन्होंने कहा कि मोटे तौर पे तकरीबन 63-65% ओबीसी इस देश में है। पर चूंकि जो सटीक आंकड़ा है वो तो जातिगत जनगणना के बाद ही सामने आएगा। हकीकत तो यही है कि सेंसस अगर हमें पता चलेंगे तो उसी आधार पे पता चलेंगे और वही हम करवा नहीं पा रहे हैं। वो उसी लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है संसद से सड़क तक। तो अब जैसे जहां भी हुआ, जैसे बिहार सरकार ने अपने लेवल पे वहाँ जनगणना करवाई, तो उनका जहाँ तक मेरी जानकारी है 63% या 65% ओबीसी उस जनगणना में आया। कमोबेश यही स्थितियाँ पूरे देश की। अभी जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य अगर देखा जाए, बात तो ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता करते जरूर हैं, लेकिन जब पहल करने की बात आती है, जब हाउस में बात होती है, तो कहीं ना कहीं मौन साध लेते हैं। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? अब ये बात तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हीं नेताओं से एक बार पूछो। मौका मिलेगा तो मैं जरूर पूछूंगा मैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ये बिल्कुल सही है कि अनेक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सत्ता में बैठ जाते हैं, वो यादव नेता अपनी जाति के आधार पर चुनाव तो जीत कर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के एजेंडे को पहले फॉलो करते हैं, यादवों के एजेंडे को भूल जाते हैं। ये एज पर नीड हो गया, जैसे कि खाने में नमक स्वादानुसार, वैसे ही हमें सियासत में यादवों के अधिकारों की बात स्वाद के अनुसार, फायदे के अनुसार। और जो विपक्ष में रहेगा वो बोलेगा और सत्ता में आते फिर वो बोलना बंद कर देगा। तो ये हमारी पीड़ा है। लेकिन क्योंकि अब यादवों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं, तो जिसको जिता के भेजेंगे उसको डरा के भी रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब हम एक बैकअप के तौर पर होंगे और एक डर बना के रखेंगे, तभी बात हमारी सुनी जाएगी और तभी कही जाएगी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि जैसे अपनी अखिल भारतीय यादव महासभा है, एक अच्छा बैनर है और युवा काफी जुड़ रहे हैं, युवाओं में इसकी चर्चा भी है। इतनी चर्चा पहले नहीं थी जितनी अब हो रही है, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं युवा इस चीज को लेकर के। तो यादव महासभा की तरफ से ऐसे कौन से रोड मैप बनाए गए हैं जिससे कि उनके जो अधिकारों का हनन हुआ है उनको संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, और आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, हमारे सबसे पहले जो मुहिम है वो तो है अहिर रेजिमेंट की मांग। सबसे बड़ी मांग है हमारी ये, क्योंकि इतना हमारा शौर्य का इतिहास रहा है और सभी जातियों की रेजिमेंट है, जिनकी संख्या बहुत कम है उनकी भी रेजिमेंट है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यादवों की नहीं है। तो अहिर रेजिमेंट अगर है तो सबसे ज़्यादा संख्या भी सेना में यादवों की है जी। और हमारे हर सैनिक का जज्बा है जी कि हम शहीद भी हों तो मेरे नाम के ऊपर अहिर लिखा जाए। क्योंकि जो ताबूत आता है उसमें रेजिमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। आज कभी कोई कुमाऊं रेजिमेंट का नाम से आ जाएगा तो उसकी इच्छा है कि मरने के बाद भी मेरे जो ताबूत है उसके ऊपर अहिर रेजिमेंट लिखा रहे। तो ये सबके लिए आन मान और शान की बात है। हम इसके लिए, ये हमारा पहली बात है। दूसरी हमारी जो आपने बात कही
तो एक जातिगत जनगणना जी हम चाहते हैं, और जातिगत जनगणना कोई यादव के लिए नहीं चाह रहा है, वो अन्य भी जातियां उन सब के लिए चाह रहा है, सारे पिछड़े वर्ग के लिए चाह रहा है, बिल्कुल सही सारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चाह रहा है, सारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चाह रहा है। इससे फायदा ये भी होगा कि जो असंवैधानिक तरीके से हमारे हकों का हनन हो रहा है वो भी रुकेगा। निश्चित रूप से रुकेगा, निश्चित रूप से रुकेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम, जैसे आप मान लीजिए कि 63% या 65% जातिगत जनगणना में यादव आ जाता है, ओबीसी आ जाता है जी, तो ओबीसी आ जाता है तो फिर हमारा पहला अधिकार मांगने का रहेगा कि हमको हमारी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। जी अब आप ये देखिए कि 65% को आपने मोटे तौर पे 27% का आरक्षण दे दिया। तत्कालीन समय इसलिए दिया गया कि इतना ही खाली था, जी, लेकिन रिपोर्ट मंडल आयोग में लिखा कि जातिगत जनगणना के बाद होगा। तो जब जातिगत जनगणना होगी, सभी जातियों की संख्या आ जाएगी, तो फिर आरक्षण का भी पुनर्निर्धारण करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी फिर। और जब आरक्षण का पुनर्निर्धारण होगा तो कई तरह के आरक्षण, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए अभी उसका ईबीसी का जो आरक्षण आया है, अगर पूरे देश में आप देखेंगे तो जो सवर्णों की जो संख्या है वो तकरीबन 16% के आसपास है। 16% लोगों को आपने 10% का आरक्षण दे दिया, मतलब 100% ही दे दिया। बिल्कुल। अब कोई भी सवर्ण का जो बच्चा है वो आवेदन करेगा तो ईबीसी में करेगा, तो उसको तो चाहे कितनी कम परसेंटेज आएगी उसका हो जाएगा, मौका मिल जाएगा उसे। लेकिन ओबीसी का जो लड़का करेगा तो उसको पहले तो ओपन कंपटीशन को करना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जो नई शुरू हो गई है जी, कि ये जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, 2018 की सिविल सर्विस यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि एससी, एसटी और ओबीसी जी, इस कैटेगरी के लड़के जिन्होंने ओपन कैटेगरी में अपना स्थान बना लिया था, उन सबको वहाँ से हटा करके अपनी अपनी कैटेगरी में भेज दिया तो उनका कंपटीशन अपने रिजर्वेशन में हो गया जी, ओपन कैटेगरी से बाहर कर दिया, और उधर ओपन कैटेगरी में दूसरे लोग आ गए। तो ऐसी तकरीबन कोई 105-6 सीटें, 118 सीटें उस समय ओपन से खाली की गई थी, और वो एससी, एसटी और ओबीसी के लड़कों का हक मारा गया था। ये चीज़ अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो रिजल्ट आया उसमें भी देखने को मिला कि सरनेम उनका पांडे है, मिश्रा है, शर्मा है, झा है, और वो ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट में शामिल है। और जब इस पे सवाल उठाया गया तो कह दिया कि उनका जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। अब ये समझ नहीं आता कि कौन सा शर्मा, कौन सा पांडे ओबीसी में कब से शामिल होने लगा, और कौन से अधिकारी ने उन्हें जाति प्रमाण पत्र बना के दे दिया। आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था जी, कि एक शायद यूपी का ही मामला है, एक लड़के ने एप्लीकेशन लिखी कि इतनी तारीख को मेरी मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे आधे दिन का अवकाश दिया जाए, और प्रिंसिपल ने उसको पास कर दिया, अवकाश दे दिया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम, मैंने आपको कहा ना कि सिस्टम खराब है। ये सिस्टम कुछ भी कर सकता है, ये जिंदा को मुर्दा बना सकता है, ब्राह्मण को ओबीसी बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब, और सबसे बड़ी बात आप जहाँ देखेंगे सिस्टम पे, मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ आपको कि सबसे ताकतवर दो ही इंस्टीट्यूशन है इस देश में, जुडिशरी
और आपके ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। दोनों में एक ही वर्ग के लोग आपको ऊपर टॉप पर मिलेंगे। हमें भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और नहीं बढ़ाएंगे तो हम ऐसे ही पीछे रहेंगे फिर। अब देखिए, अब भागीदारी इस सिस्टम में कोई आप हथियार उठा के तो भागीदारी बढ़ा नहीं सकते। कलम के जोर पे ही कर सकते हैं। कलम के तौर पे करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा और अपनी उस योग्यता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जरूरी हो गया है ये। हाँ, जब तक हमारी योग्यता, आज मान लीजिए किसी लड़के का नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में जाकर के गांव में खेती करने लग जाएगा, नहीं, तुम्हारी योग्यता है, तुम सब इकट्ठे हो करके जो आपके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए जी। और यादव बच्चे और ओबीसी का, मैं पूरी तरह से ओबीसी की बात करना चाहता हूँ कि ओबीसी में भी जो यादव है वो हमेशा बिग ब्रदर के रोल में रहता है। चाहे ओबीसी आरक्षण का आंदोलन की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण में कोई छेड़छाड़ की बात हो, हमेशा लीड जो है यादव ही करता है ज़्यादातर, और उस यादव के ऊपर तमाम और जातियां अपना भरोसा भी करती हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए इकट्ठा होकर के नौजवानों को अपनी अधिकार के लिए, अपनी योग्यता का फल पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, राजनीतिक रूप से आप जागरूक हो जाओ और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ताकतवर बनो। ये यादव महासभा का एजेंडा है और इसी एजेंडे को लेकर के रजांगला शहीदों की पवित्र मिट्टी की कलश यात्रा पूरे देश में जा रही है, जो अनेक आयामों से हम यादवों और ओबीसी को खड़ा करेंगे। और आप कल्पना कीजिए कि 193 अगर यादव लोकसभा सेगमेंट में 25% हैं और अगर 150 यादव भी जीत के आ जाते हैं या यादवों के समर्थन से जीत के आ जाते हैं दूसरे लोग, तो आप कल्पना कीजिए कि पार्लियामेंट में क्या होगा। बिल्कुल हो सकता है अहीर रेजिमेंट की मांग फिर हमारे यादव प्रधानमंत्री ही पूरा करें। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लगे हुए हैं और यादव महासभा भी लगा हुआ है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो यादव महासभा से जनरल सेक्रेटरी दिनेश यादव जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे जुडिशरी हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, यादव युवाओं को, यादव समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को खुलकर सामने आना होगा, अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी और कलम के जोर पर आगे बढ़ना होगा। साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, तभी हम अपने अधिकारों का हनन रोक सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।